नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को। इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने बहुत सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रखा है। यदि आप उनको नहीं किए हैं तो अभी तक तो चैनल पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसको जो है कि आप जा करके देख लीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और उसके बाद बाकी के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको हम आगे करेंगे, वो भी आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं जो कि एसएसटी में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि एक शिक्षक या शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग लंबाई यानी कि लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी ये शो करना चाह रहा है कि बच्चों के द्वारा उन्होंने एक सौर मंडल बना दिया है। तो इसमें जो है कुछ बच्चों को जो है एक लंबाई एक वजन के साथ उनको बताना है कि ये किस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे, ये किन ग्रहों को बताएंगे। मंगल, शुक्र और बुध का पहला जो ऑप्शन। सेकेंड जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का। मंगल बृहस्पति और यूरेनस का। और बुध बृहस्पति और शनि का। तो अगर आप जानते हैं आठों प्लैनेट में जो तीनों जब लगभग समान लंबाई के वजन में भी समान हो तो वो कौन कौन से हैं, तो वो आपके मंगल, शुक्र और बुध हैं। तो राइट आंसर आपका एक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए आपका जो है कथन है कि यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है और यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है तो यह कथन बिल्कुल सही है। और यह कि यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, यह जो है कि सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा कि ए सही है और बी गलत है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा दोस्तों आपके सामने। अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन रहा आपका कि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह आकार में लगभग गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका से घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा अत्यधिक दांतेदार और अनियमित है। मारियाना गर्त इस महासागर में नहीं है। तो बात की जा रही है अटलांटिक महासागर के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर अगर हम पहला ये ऑप्शन पढ़ते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो यही बात गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा जो महासागर बड़ा है वो है आपका प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यही कथन जो है कि बिल्कुल गलत है अटलांटिक महासागर के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक हैं। एक क्षेत्र में एक विशेष समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीक हैं। प्रतीकों के माध्यम से केवल भू आकृति संबंधी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले, या प्रतीकों के माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक प्रभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले, या जिन प्रतीकों पर उनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी जिन प्रतीकों पर उनके उपयोग के संबंध में एक राष्ट्रीय समझौता। राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक कथन है कि ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, जो देखिए उच्च ज्वार है, ठीक है, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं। उसके बाद ये है, ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। तो क्या गलत है और क्या सही है, पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा कि ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुँचाते हैं, जो जहाज को
बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियाँ उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं, यह कथन गलत है। जबकि उच्च ज्वार में मछलियाँ तट के नज़दीक आ जाती हैं। तो एक ए सही और बी गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब की ओर गमन करती है, तो यह बात जो है कि गलत है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है, ये भी कथन गलत है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब तापमान यानी कब तापमान वाले क्षेत्रों में ठंडी वायु होकर ऊपर उठती है, ये भी गलत है। तो निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कि अमेजिन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलायड बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है। कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति है, पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित करते हैं, या घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है। तो ब्रोमीलायड क्या है, तो यह पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में क्या करते हैं, जल को संग्रहित रखते हैं, तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है। पवन, हिमनद, समुद्री तरंग, नदी। स्टेक जो है ये आपकी समुद्री तरंग की अपर्दन विशेषता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सुनामी लहरों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसके बाद सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। तो सुनामी तरंगों के बारे में क्या कथन सही है क्या गलत है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, तो ये बात गलत है, कर सकता है। और सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है, तो बिल्कुल बात सही है, यानी ए गलत है बी सही है, तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडल की परत को पहचानिए। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है और यह परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। यहाँ पर बात की गई है रेडियो संचार में मदद करती है। यहाँ से अगर आप समझ पाएंगे तो यहाँ पे आपको बेहतर जो है कि समझ में आ जाएगा कि कौन सा जो है वो मंडल है, तो ये है आपका बाह्य मंडल। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की जीवन निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, या प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, या मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, तो एक ऑप्शन आपका नीचे है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ए बी डी दिया हुआ है। बात करें अगर हम, तो पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना बिल्कुल शामिल करना चाहिए सिद्धांतों में। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, ये तो गलत होगा। और मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, तो ये भी सही होगा। तो राइट आंसर आपका बनेगा ए बी डी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में ही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है कि खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, ये आपको बताना है। तो चलिए चारों कथन आपके सामने रहे, चारों ऑप्शंस आपके सामने रहे। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज हैं। जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है, या खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। तो क्या जो कि सही है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्या सही होगा ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल बात सही है। उसके बाद बात करें अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज हैं, तो बिल्कुल गलत है, ये लौह खनिज हैं। और जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका ACD बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान करना है आपको। यहाँ पे मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान करना है, तो पर यहाँ पे देखिए गलती से आपका जो है ऑप्शन ट्रिक है, तो आप चलिए इसको देख लीजिए। फिर भी ए का आपका क्या बनेगा, तो ए का सेकंड बनेगा वनस्पति प्राणी जगत और सूक्ष्मजीव, तो मृदा में हुमस निर्माण की दर। सेकंड बी का फर्स्ट हो जाएगा जनक सेल, जो कि मृदा का रंग और गठन। और आपका सी बनेगा चौथा, यानी जलवायु अपक्षय की दर। और समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। उसके हिसाब से ये जो मैचिंग है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कई क्वेश्चंस को अकेले जो है कि लेकर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। यह आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है। ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। तो उपयोगी पक्ष पूछा गया है किसके बारे में, तो प्राकृतिक गैस के बारे में। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये आसानी से पाइपलाइन के जरिए परिवहनीय है, तो बिल्कुल सही है। और ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है, बिल्कुल बात है कि बिल्कुल स्वच्छ है। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है, तो ये बात गलत है। ये पूरी दुनिया में समान रूप से वितरण नहीं है, कहीं पर अधिक है तो कहीं पर जो है कम है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और बी जो है इसके बारे में बिल्कुल उपयोगी पक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है उपनिषद क्या, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद का संकलन है, सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, और ये वे विचार हैं जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है। बात करें अगर उपनिषद के बारे में, तो अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद का संकलन है, ये बिल्कुल बात सही है। और सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, यह भी कथन सही है। और वे विचार हैं जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है, तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ABC। तो दोस्तों ये थे सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसमें कि हम लोग 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट किए हैं। थोड़ा क्वेश्चंस इसमें मैंने कम शामिल कर पाया, पर कोई बात नहीं, अगले सेशन से हम लोग डेली बाय डेली 30 क्वेश्चन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।